अगर तुम देखना चाहते हो हमारे प्लैनेट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो वेलकम टू एंटार्क्टिका, द फ्रोजन लाइब्रेरी ऑफ अर्थ हिस्ट्री। दुनिया के कोने में बसा हुआ ये कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका, जहाँ ना ही कोई सिटी है, ना ही कोई शोर शराबा है, ना ही कोई इंसान है, बस कुछ है तो ढेर सारा आइस, पेंगुइन्स और शांति ही शांति। और आज की स्टोरी का ऑथर तिसानी दोशी हमें लेके चलता है एक ऐसे जर्नी पे जिसका नाम है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। तो हमारी ऑथर तिसानी दोशी जाती है एंटार्क्टिका और उस समय उनके पास ब्लॉगिंग वाला ऑप्शन था नहीं, तो जो भी उनके साथ एक्सपीरियंस होता है ना, उन्होंने घर आने के बाद उसके ऊपर एक स्टोरी लिखा और वही स्टोरी आज हम पढ़ रहे हैं। जहाँ स्टोरी का शुरुआत होते होते तिसानी दोशी हमें बताती है कि वो एक रशियन रिसर्च शिप पे बैठ के, जिसका नाम था एकेडमिक सुकात्स्की, जा रही थी दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट पे एंटार्क्टिका। उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की अपने होम टाउन मद्रास से और पूरा 100 घंटा लगता है उन्हें एंटार्क्टिका पहुंचने में। और इस बीच उन्होंने 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पोस्ट, 3 वाटर बॉडीज और पता नहीं कितने सारे इकोसिस्टम्स को क्रॉस करके एंटार्क्टिका पहुंचती है। अब यहाँ पे 100 घंटे शायद तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट ज्यादा नहीं है, ये बस 4 दिन का बात है। ये टोटल हमारे ऑथर को 4 दिन लगता है और इस जर्नी में उन्होंने कार, एरोप्लेन, शिप तीनों का इस्तेमाल किया और फाइनली जाके एंटार्क्टिका की जमीन पे पैर रखती है। और एंटार्क्टिका को देख के वो हक्का बक्का रह जाती है। जहां तक उनका नजर जा रहा था वहां तक उन्हें बस आइस ही आइस दिख रहा था। वो सोचती है कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होते हुए भी ये दुनिया से बिल्कुल आइसोलेटेड है। देन वो बताती है हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट एंटार्क्टिका कि हाँ आज ये आइसोलेटेड है दुनिया से, बट एक समय ऐसा था जब एंटार्क्टिका और इंडिया एक हुआ करते थे। ये बातें आज से 650 मिलियन ईयर्स एगो का, जब एक बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। तुम कह सकते हो कि ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसके अंदर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब एक साथ एक ही लैंड मास बना हुआ था जिसका नाम था गोंडवाना। उस समय का क्लाइमेट एंटार्क्टिका से बिल्कुल अलग हुआ करता था। वहाँ इंसान नहीं पाया जाता था, बट हाँ डायनासोर्स और बड़े बड़े पेड़ पौधे ये सब थे। अगर तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है ये बात कि क्या एंटार्क्टिका में एक समय में पेड़ पौधे थे, वहाँ का क्लाइमेट भी हमारी तरह गर्म हुआ करता था, तो हाँ एक समय में एंटार्क्टिका में पेड़ पौधे और जानवर सारी चीजें थे। और ये गर्म क्लाइमेट, ये गच्छी, पेड़ पौधे, ये डायनासोर 500 साल तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चलता है, बट 500 सालों के बाद जो ये बड़ा सा लैंड मास था गोंडवाना, ये टूटने लगता है और बनने लगता है जो आज का कॉन्टिनेंट है। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि समय के साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा था और क्लाइमेट चेंज होने के कारण डायनासोर्स भी खत्म हो जाते हैं। और इंडिया जो कि एक समय में एंटार्क्टिका के साथ हुआ करता था, वो टूट के एशियन कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ जाता है और बनता है उसके बाद हिमालय। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं, इंडिया वाला और एशिया वाला, और ये टकराना इतना भयानक होता है कि वो जन्म देता है दुनिया का सबसे बड़े माउंटेन्स को, हिमालयन माउंटेन्स। और इंडिया की तरह ही साउथ अमेरिका भी एक समय में हुआ करता था एंटार्क्टिका के साथ ही, बट क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये जाके जुड़ जाता है नॉर्थ अमेरिका के साथ। और जब ये 2 कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़ते हैं ना, तो इससे बनता है ड्रेक पैसेज। इस जगह को दुनिया का खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। हमेशा इस जगह पे तूफानी हवाएं बहते हैं और 800 से भी ज्यादा शिप्स ड्रेक पैसेज के अंदर डूब चुका है। ये जगह इतना खतरनाक है कि इसके ऊपर कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज तुम्हें यूट्यूब पे देखने मिलेगा, तुम चाहो तो देख सकते हो। अब ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहता है कोल्ड करंट। ड्रेक पैसेज पे बहता है दुनिया का कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और ये करंट एंटार्क्टिका को हमेशा ही ठंडा रखता है, जमा हुआ रखता है। और बस यही नहीं, ये करंट एंटार्क्टिका को पूरे दुनिया से अलग रखता है, आइसोलेटेड रखता है। तुम देख सकते हो पूरे एंटार्क्टिका को घेरा हुआ इस सर्कमपोलर करंट ने। फिर हमारी ऑथर हमें कहती है कि हमें ना कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए और हम कहाँ जा रहे हैं। सिंपली ऑथर हमें बताना चाह रही है कि हमारा पास्ट क्या था और हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। इन दोनों सवालों का जवाब मिलेगा तुम्हें एंटार्क्टिका आने के बाद। मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट पे बताया था कि एंटार्क्टिका ना वर्ल्ड का फ्रोजन लाइब्रेरी है। ह्यूमन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है अभी तक, उन सारी चीजों का रिकॉर्ड है एंटार्क्टिका के जमे हुए बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर। और हमारा फ्यूचर कैसा होगा वो भी यही डिसाइड करेगा। तुमने कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इस वजह से क्या होगा, एंटार्क्टिका का बर्फ पिघलेगा और इससे फिर क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंजेस देखने मिलेगा हमें। फिर हमारी ऑथर हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताती है जो कि ऑथर ने एंटार्क्टिका आने के बाद ही इन चीजों के बारे में जाना। अब तुम भी जान लो। एंटार्क्टिका आने के बाद ऑथर को समझ आया कि ये कोऑर्डिनेट फोल्ड्स क्या है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं और माउंटेन्स बनता है, जैसे कि हमारा हिमालयन माउंटेन्स बना था जब एशियन प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स टकराया था, उसी को कहते हैं। फिर दूसरा है प्रीकैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड। ये ऐसे स्टोन और रॉक्स है जिनमें हजारों सालों का हिस्ट्री दबा हुआ है। फिर तीसरा चीज ऑथर को पता चलता है कि ओजोन लेयर क्या होता है और कैसे कार्बन इस ओजोन लेयर को खत्म करते जा रहा है। और आखिरी चीज जो ऑथर को पता चलता है कि इवोल्यूशन क्या चीज होता है। हम बंदर से इंसान बन गए, क्या ही ये इवोल्यूशन ही तो है। और एक्सटिंक्शन, यानी कि जो डायनासोर्स एक समय में राज करते थे धरती पे, उनका आज नामो निशान नहीं है। ये क्या है, एक्सटिंक्शन ही तो है। पता नहीं ऐसा क्या होगा जिससे हमारा भी खात्मा हो जाएगा। मतलब मैं जी के थक चुका हूँ यार। अब इस दुनिया में कोई जीने की ख्वाहिश मेरी बची नहीं है। हाँ मतलब कोई अच्छी बंदी मिल जाए तो जी लूंगा मैं,
कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी हॉट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, क्यूट होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। यस इतना तो बेसिक है ना यार, मतलब जीने का क्या फायदा है ऐसे सिंगल रह रह के? नहीं जीना यार, या तो बंदी दिला दो या फिर खत्म कर दो दुनिया को। नहीं रहना हमें इस दुनिया में। खैर बैक टू द स्टोरी। हमारी ऑथर तिसानी दोषी साउथ इंडिया से। मैडम जी ने तो अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया यार, कौन बताता है। हमारी ऑथर के घर ना 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मद्रास पे। अब जिस जगह से हमारी ऑथर बिलोंग करती है ना, साउथ इंडिया, यहाँ बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब यहाँ से ऑथर को जाना है अब 2 हफ्ते के लिए अंटार्कटिका, जहाँ वर्ल्ड का 90% बर्फ जमा हुआ है, यानी कि वहाँ बहुत ज्यादा ठंडा होगा। तो अब ऐसे जगह 2 हफ्ते बिताना ऑथर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। किताब के अंदर 3 तरीके का प्रॉब्लम्स के बारे में बात करा गया, जैसे कि सर्कुलेटरी। ठंडी जगह में जब जाते हैं तो हमारा खून जो सर्कुलेट करता है बॉडी में, वो हमें भी थोड़ा दिक्कत देता है। हाथ पैर जो है सुन पड़ जाता है, ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर रहा होता है। दूसरा मेटाबॉलिक फंक्शन, यानी कि जो खाना डाइजेस्ट करने का कैपेबिलिटीज, ये सब है। तो ऐसा ठंडा जगह पे जाके तुम्हारा जो मेटाबॉलिक फंक्शन है ना, चीजों को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और बस यही नहीं, ऑथर के साथ तो दिमाग में भी लोचा चल रहा था। जो इमेजिनेशन करने का कैपेबिलिटीज होता है ना, वहां भी असर पड़ रहा था ऑथर का। हमारी ऑथर को ऐसा फील होता है कि वो वॉक कर रही है एक बड़े सफेद पिंग पॉन्ग बॉल के अंदर, जहाँ कोई भी इंसानों का नामो निशान नहीं है। बस चारों ओर कुछ दिख रहा है तो बस सफेद बर्फ से भरा हुआ चादर। ना कोई गच्छी दिख रहा है, ना कोई बिल्डिंग्स दिख रहा है और ना कोई बिलबोर्ड्स दिख रहा है। अंटार्कटिका के अंदर पे ऑथर को दिखता है एक छोटा सा इंसेक्ट माइट्स, और दिखता है बड़ा सा ब्लू व्हेल, और दिखता है ऑथर को बड़े बड़े आइसबर्ग्स। यूरोप का जो कंट्री है बेल्जियम, उसके साइज का बड़ा आइसबर्ग दिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अंटार्कटिका के अंदर पे दिन रात का सीन ही नहीं है। अगर विंटर होता है तो रात ही रात होगा, दिन होगा ही नहीं। और अगर समर का मौसम होता है तो 24 आवर्स दिन ही दिन होगा, रात नहीं होता है। सूरज ढलता ही नहीं उधर, क्योंकि दुनिया का आखिरी कोना है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑथर को दिखता है अंटार्कटिका के अंदर पे, जिस चीज का हम सबको तलाश है, शांति सुकून भरा पड़ा है यार। शोर शराबे के नाम पे बस जब कोई एवलांच आ जा रहा है, जहाँ बर्फ का कोई टुकड़ा पहाड़ से गिर रहा है, इन सब का ही शोर शराबा है उधर। वहाँ मम्मी नहीं चिल्ला रही है खाना खा ले, सुअर की तरह क्यों पड़ा हुआ है। नहीं, अगर कभी पैसा होगा ना तो मैं सोच रहा हूँ अंटार्कटिका जाके बस जाऊं, एक लौता घर होगा मेरा। आ जाना तुम लोग भी कभी कभी छुट्टी मनाने मेरे घर पे। खैर आगे स्टोरी में हमारी ऑथर को अंटार्कटिका आने के बाद अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था। लाइक कैसे एक समय में इंडिया और अंटार्कटिका एक साथ थे, एक सिंगल कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड देन ऑथर को ये भी पता चलता है कि कैसे ड्रिफ्ट पैसेज की वजह से कोल्ड करंट ने पूरे अंटार्कटिका को पूरी दुनिया से आइसोलेट और ठंडा करके रखा हुआ है। बट अब आगे ऑथर को ये पता चलता है कि जो आगे आने वाला फ्यूचर है ना, यहाँ में काफी सारा दिक्कतें हैं, और इन दिक्कतों का कारण हम इंसान है। हमने कुछ ऐसी चीजें करा है जिस वजह से फ्यूचर में धरती खतरे में आ जाएगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन बस कुछ 12,000 सालों का ही है। इससे पहले तुम्हें पता है कि डायनासोर का राज हुआ करता था। बट ये जो छोटा सा समय है 12,000 साल, ये हमारे अर्थ का हिस्ट्री के लिए बहुत ही कुछ सेकंड्स का है। बट इतने छोटे समय में भी हमने ऐसे ऐसे बसर मचाया ना कि आज धरती खतरे में है। इंसानों ने इतने छोटे समय में ही पूरी नेचर को डोमिनेट करा है। हमने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाया, विलेजेस बनाया, सिटीज बनाया, मेगा सिटीज बनाया, और समय के साथ पॉपुलेशन भी ऐसे बढ़ रहा है कि क्या बताए भाई साहब, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंसान खुद के साथ तो लड़ ही रहे, साथ ही साथ जो अदर क्रीचर्स है जो इस धरती पे है ना, उनके साथ भी लड़ रहे। तुम देखो यार, कितने सारे जानवर धरती से मिट गए हमारे वजह से, और पता नहीं आगे आने वाले समय में और कितने हमारे वजह से खत्म हो जाएंगे। हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अर्थ के अंदर पे बढ़ रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। और अगर ऐसे धरती का टेम्परेचर बढ़ता रहा ना, तो ये एक दिन ओजोन लेयर को बिल्कुल खत्म कर देगा। हमारे धरती पे जो लाइफ एग्जिस्ट करता है ना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अर्थ के अंदर पे है ओजोन लेयर, जो इससे सूरज के यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। बट जो कांड हम कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा दिन ये ओजोन लेयर लास्ट करेगा नहीं, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, साथ साथ हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यार इसीलिए ना क्लाइमेट चेंज जैसा टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम इंसान क्लाइमेट चेंज को लेकर बिल्कुल अभी तक सीरियस नहीं है। पता नहीं कब होंगे वो जो हम साइंस फिक्शनल मूवीज में देखते हैं, कहीं ऐसा हाल हमारा सच में ना हो कि हमारे करतूतों की वजह से हमें अपना अर्थ छोड़ के दूसरा प्लैनेट ढूंढना पड़े। इसीलिए जो लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर सीरियस है, उन्हें पता है कि आगे क्या हो सकता है। वो लोग सवाल कर रहे हैं कि अंटार्कटिक के जो वेस्ट पे जो आइस शीट है ना, क्या वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, और क्या गल्फ स्ट्रीम का जो ओशन करंट है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगा एक दिन। ऑथर कहती है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पूरी तरीके से हमारे एक्शंस के ऊपर है कि हम क्या करते हैं। बट खैर जो भी हो, इस पूरे क्लाइमेट चेंज का फंडे पे अंटार्कटिका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अंटार्कटिका के आइस में जमे हुए 500 मिलियन ईयर्स के कार्बन हिस्ट्री, यानी कि आज से 5 लाख साल पहले जो भी चीजें हुआ है ना, उन सब का रिकॉर्ड अंटार्कटिका के इन बर्फों में जमा हुआ है, छुपा हुआ है, दबा हुआ है। जब मैंने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था तो मैं बहुत सोचता था ये चीज कि कहीं अंटार्कटिका के अंदर एक ऐसा वायरस ना हो जिससे दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाए, या फिर कोई एलियन शिप जो कि हजारों साल पहले धरती पर आया था, वो बस बर्फ पे जमा हुआ है। बस जैसे ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज आएगा, मेल्ट होगा आइस, तो वो एलियन बाहर निकलेंगे एंड दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। कुछ भी हो सकता है ना। तुम बताओ तुम्हारा थ्योरी क्या है?
हाँ, खैर बैक टू द स्टोरी। अब आगे स्टोरी में हमारी ऑथर तिसानी दोषी बताती है कि ये जो ट्रिप है उनका अंटार्कटिका का, ये वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि वो आई एक स्टूडेंट प्रोग्राम के अंडर। इस स्टूडेंट प्रोग्राम का नाम है द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। इसके अंडर पे जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें अंटार्कटिका पे लाया जाता है, यहाँ का एनवायरनमेंट से रूबरू करवाया जाता है ताकि वो समझ पाए कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है और कैसे ये हमारे अर्थ को इम्पैक्ट डाल सकता है। भाई देखो, ऐसी होती है पढ़ाई और ऐसा होता है स्कूल। मतलब बच्चे को एक्सपीडिशन करवाया जा रहा है, एक्सप्लोरेशन करवाया जा रहा है, एडवेंचर करवाया जा रहा है। बट हमारे स्कूल पे क्या होता था, सुबह 6 बजे उठा के कचरा उठाने दे दिया जाता था। कहेंगे कि अगर देश को बदलना है तो कचरा उठाओ। लो भाई साहब, अब कचरा उठाते उठाते कचरा ही बन गए हम। खैर खैर बैक टू द स्टोरी। ये जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था जिसके अंदर पे स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका में लाया जाता था, ये पिछले 6 सालों से चल रहा था और इस प्रोग्राम को लीड और हेड करा जा रहा था कैनेडियन बंदे के द्वारा जिसका नाम था जी ऑफ ग्रीन। भाई साहब के नाम पे ग्रीन है तो एनवायरनमेंट के लिए तो काम करेंगे ही। पहले पहले ये बंदा क्या करता था, सेलिब्रिटीज को बुलाते थे अंटार्कटिका के अंदर पे। तुम्हें पता है सेलिब्रिटीज अय्यास होते हैं, वो आते हैं अय्यासी करते हैं एंड चले जाते हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि इन सेलिब्रिटीज को बुला बुला के बस अय्यासी करा रहा हूँ मैं, नेचर को कोई फायदा नहीं हो रहा इनसे। और तब से उन्होंने बस स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम ओपन करा क्योंकि स्टूडेंट्स ही वो है जो आने वाले भविष्य को प्रोटेक्ट करेंगे। कल आगे जाके मैं तुम कुछ ना कुछ बनेंगे। हम में से कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। बताओ तुम में से कौन बनना चाहते हो? मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। और हमारे अंदर अगर वो सोच होगा ना, एनवायरनमेंट का और प्यार होगा ना, तभी हम एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में सोचेंगे। फिर हमारी ऑथर में बताती है कि ये प्रोग्राम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। जब स्टूडेंट्स अपने आंखों से देखते हैं कि अंटार्कटिका के अंदर पे कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहा है, तब उन्हें समझ आता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज रियल चीज है। क्योंकि घर में बैठ के किताबों में पढ़ के हम उस खतरे के बारे में फील नहीं कर सकते जो हम आंखों से देखते हैं कि हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पक्का दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगा। जब तुम अपने आंखों से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों को देखोगे, जैसे हमारी ऑथर तिसानी दोषी ने देखा था, तब तुम्हें अपने अर्थ के लिए रेस्पेक्ट फील होगा। तुम उसे बचाने के बारे में सोचोगे और जो प्रॉब्लम है उसे तुम प्रॉब्लम की तरह देखोगे, ना कि कोई एक रैंडम सा किताब पे पढ़ने वाला टॉपिक की तरह दिखोगे। फिर हमें ऑथर बताती है कि अंटार्कटिका के अंदर पे लाइफ कैसा है, यानी कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है। तो बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है वहाँ का, और जानवर भी ऐसे है कि गिनती के 2-4 है, पेड़ पौधे तो है नहीं। तो ऐसे सिंपल इकोसिस्टम में अगर छोटा सा भी चेंज आता है ना, तो वो पूरा इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि इस इकोसिस्टम में जो भी चीज एग्जिस्ट करते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर छोटा सा भी चेंज आता है तो उससे पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल के लिए अंटार्कटिका के समुद्रों में पाया जाता है एक सिंगल सेल्ड फाइटोप्लैंक्टन। अब ये इतना छोटा होता है कि इसे बस माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तुम अपने आंखों से नहीं देख सकते। बट ये इतना छोटा होने के बावजूद भी अंटार्कटिका के समुद्र का जो इकोसिस्टम है उसका ये बेस है। अंटार्कटिका के अंदर पे जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिशेस है, सब के सब इस फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो एग्जैक्टली ये ना एक छोटा सा टाइनी प्लांट है जो कि ओशन में पाया जाता है, और ये अपना खाना बनाने के लिए जैसे प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो भी करता है, सूरज की रोशनी लेता है एंड देन खाना पकाता है। और इसके साथ साथ ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है कार्बन को, हाँ वही कार्बन जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ओजोन लेयर का बर्बादी होता है, उसी कार्बन को ये खत्म कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। और इसके साथ साथ मैंने बताया तुम्हें कि जो पूरा इकोसिस्टम में जो खाना है ना, फूड चेन, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा ही है फाइटोप्लैंक्टन। तो अगर इसे कुछ होता है तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। जैसे कि देखो जो ओजोन लेयर है वो कमजोर हो रहा है, और अगर ऐसे ही वो कमजोर होता रहा ना, तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इस फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर पड़ेगा। जो सन का यूवी रेस है, जिससे अभी तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है, बट उसके वीक होने के बाद वो यूवी रेस सीधा इस फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर पड़ेगा, जिससे ये बर्बाद हो जाएगा। और इसके बर्बादी के साथ साथ पूरा जो इकोसिस्टम में जो प्लांट्स, बर्ड्स, फिशेस है, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। तुमने देखा कैसे एक छोटा सा चेंज पूरा इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकता है। अब आखिर में हमारी ऑथर हमें बताती है कि अंटार्कटिका का उसका जो एक्सपीरियंस है ना पूरा जर्नी का, वो काफी एडवेंचरस था, काफी नए नए चीजों के बारे में उन्होंने जाना। बट इन सब में जो उनका सबसे पसंदीदा पार्ट था वो तब होता है जब उनका शिप फंस जाता है आर्कटिक सर्कल के 65.55 डिग्री साउथ पे। उनका शिप शुकाल्स्की फंस जाता है पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच। शिप का जो आगे वाला हिस्सा था वो 2 बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों के बीच फंस जाता है। अब शिप और आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अब शिप का कैप्टन डिसाइड करता है कि वो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, वो वापस नॉर्थ की ओर जाएंगे। बट इससे पहले कैप्टन शिप में बैठे हुए 52 मेंबर्स को कहते हैं कि आप लोग शिप से उतरकर थोड़ा वॉकिंग शॉकिंग कर लीजिए इस ओशन में। अब तुम सोच रहे होगे कि ओशन में वॉक कैसे करते हैं, तो वो जमा हुआ ओशन है यार, अंटार्कटिका है, भूल गए। उस शिप से 52 मेंबर्स एक गैंग प्लैंक की मदद से शिप से उतरते हैं और चलने लगते हैं उस अंटार्कटिका के जमा हुआ ओशन में। सारे लोग फुल गियर्ड अप थे। अंटार्कटिका ठंडा जगह था, तो उसके लिए जैसा टाइप का कपड़ा पहनना होता है वो पहने हुए थे, गॉगल्स यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए पहने हुए थे, एंड वॉक कर रहे थे उस जमे हुए ओशन में। हमारी ऑथर देखती है कि चारों ओर बस बर्फ ही बर्फ है। जहां तक उनका नजर
जा रहा था और जिस ओशन में वो वॉक कर रहे थे अपने पैर से, वो ओशन 1 मीटर जमा हुआ था और उसके नीचे 180 मीटर गहरा साल्ट वाटर था जिसके अंदर पानी, फिश और पता नहीं क्या क्या चीज है। सही में मुझे भी ना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। मतलब जो ऐसे ठंडी जगह होते हैं ना जहाँ ऊपर वाला जो लेयर होता है वो जमा हुआ होता है एंड नीचे में फिर भी पानी होता है और मछलियां तैर रही होती है, बट वो ऊपर आते ही जम जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या बर्फ के नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो उतना ठंडा नहीं होता जितना ऊपर में है? इस वजह से जो ऊपर वाला पानी वो बर्फ से जम गया है और नीचे वाला जमा नहीं है। आई डोंट नो। खैर ऑथर को दिखता है कार्बेटर सेल्स जो मस्त लेटे लेटे धूप सेक रहे थे, एग्जैक्टली वैसे जैसे हमारे यहाँ गर्मी के सीजन में डॉग्स एक बनियान ट्री के नीचे लेटे लेते धूप सेक रहे होते हैं। देन आखिर में हमारी ऑथर बताती है कि हाँ हो गया उनका ट्रिप कंप्लीट, ये अब जाना है घर, जिनके लिए वो अगेन पार करती है 9 टाइम जोन्स को, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और कई सारे इकोसिस्टम्स। और घर आने के बाद जैसे हम सोचते हैं कि कितना ऑसम गया ट्रिप, ऑथर भी सोच रही होती है कि हमारा प्लान कितना खूबसूरत है, कितना अच्छी तरीके से चीजों को बैलेंस करा है हमने। फिर ऑथर ये भी सोचती है कि कैसा होगा अगर एंटार्क्टिका दोबारा ऐसा ही गर्मीला प्लेस बन जाए जैसा गोंडवाना के टाइम हुआ करता था, जहाँ पेड़ पौधे जानवर सब थे। उस समय में अंटार्कटिका का टेम्परेचर आज की तरह ठंडा नहीं था, बहुत गर्म था। क्या अगर कभी ऐसा हो तो क्या उस चीज को देखने के लिए हम जिंदा रहेंगे, अपने आंखों से देख पाएंगे, या हम भी डायनासोर, मैमथ्स, राइनोस की तरह इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं दे सकता। देन फाइनली ऑथर अपने कहानी को खत्म करती है क्या कि उन्होंने जो वो 2 हफ्ते बिताए ना उन टीनेजर्स के साथ उस प्रोग्राम के अंदर पे अंटार्कटिका में, वहां उन्हें उन टीनेजर्स के आंखों पे वो उम्मीद दिखा कि अगर हम चाहे ना तो हम अपने दुनिया को बचा सकते हैं। तो हाँ, आने वाले मिलियन ऑफ ईयर्स पे दुनिया बदलेगा, चीजें आज जैसा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा। आने वाला समय कैसा होगा पता नहीं, बट आज यानी कि जो उनका ट्रिप था ना, उस ट्रिप से उन्होंने इतना तो जान लिया था कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। उन्होंने बस एक दिन में कई सारी चीजों को देखा, बड़े बड़े आइस शीट को मेल्ट होते हुए देखा, ग्लेशियर्स को टूटते हुए देखा और एंटार्क्टिका के अंदर सडन वेदर पे चेंज हो जाता है, उन सारी चीजों को देखा। और इसी के साथ ये स्टोरी होता है खत्म। काफी लंबा था, आई नो। तुम अगर अभी तक हो तब तो मतलब तुमने झेल लिया ये स्टोरी। तो अगर तुम लोगों को पसंद आया मेरा काम और तुम चाहते हो कि मैं आगे ऐसे काम करता रहूं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हूं तुम लोगों को, तो मेरा ये दूसरा चैनल है द सिबलिंग्स, यहाँ पे हम एनिमेटेड फनी कंटेंट बनाते हैं, तो इसे भी चेकआउट जरूर करना। थैंक यू, लव यू ऑल।